हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नया वीडियो जो रहने वाला है आपका बीएड के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपका फाइनल टीपी जो है विद इन डेज़ होने वाला है। तो फाइनल टीपी के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो है हमारी आरसीएम अप्रोच के ऊपर। तो उससे पहले यहाँ पे लिंक दिया गया है हमारी बिगनर क्लासेस का, हमारे यूट्यूब चैनल का और इंस्टाग्राम का। आप इंस्टाग्राम पे जाके बिगनर्स क्लासेस को सर्च कर सकते हैं और हमें फॉलो कर लें, और बिगनर क्लासेस यूट्यूब पे जाके भी आप सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो की तरफ। जो आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ मैं आपके आरसीएम अप्रोच के ऊपर। ठीक है, आरसीईएम अप्रोच के ऊपर। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों ने हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके कहा था कि हमें आरसीएम अप्रोच के ऊपर एक वीडियो चाहिए इंग्लिश लेसन प्लान के ऊपर, तो मैं वही लेके आया हूँ इंग्लिश का लेसन आप सबके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर जाएंगे तो वो आप इस अप्रोच को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आरसीएम अप्रोच और हर्बार्सन अप्रोच दोनों मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये लेके आया हूँ आपके लिए इंग्लिश का, अ मैड टी पार्टी। तो अगर कोई बच्चा इस पे भी अपना फाइनल टीपी बनाना चाहता है तो वो बना सकता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ, आरसीएम अप्रोच का थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो आरसीएम अप्रोच की बात करें तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये तीन के तीन स्टेप्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आरसीएम अप्रोच में हमारे कितने स्टेप्स रहते हैं, 3 स्टेप रहते हैं। पहला आ गया हमारा इनपुट, सेकंड वन प्रोसेस एंड थर्ड वन आउटपुट। ठीक है, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर लेता है कि आरसीएम अप्रोच में कितने स्टेप्स होते हैं तो आप उन्हें आंसर कर सकते हैं। इसलिए इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये 3 स्टेप अप्रोच रहती है हमारी। ठीक है, अब इनपुट के अंदर क्या क्या आ जाता है और हम अपना लेसन प्लान बनाते कैसे हैं उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है हमारे इनपुट। ठीक है, इनपुट में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है हमारा टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो टीचिंग पॉइंट्स में आप सबने क्या करना होता है, अगर हम साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी कोई डेफिनेशंस होंगी या जो भी आप उसके अंडर पढ़ाना चाहते हैं तो आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट्स के अंदर। बट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वैसा कुछ नहीं है, आप पूरा का पूरा वो लेसन तो नहीं लिख सकते, इसलिए आप इजली उसमें दे सकते हैं कि आपने क्या कर हमने क्या करना है, हमने मॉडल रीडिंग करनी है, इंडिविजुअल रीडिंग करनी है और एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स को हमने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो यही हमारे क्या रहते हैं, टीचिंग पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश के जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे आरसीएम अप्रोच के ऊपर, सबके सब में आप जो टीचिंग पॉइंट्स हैं सेम डाल सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इनपुट के अंदर, वो आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन के अंदर 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, एक होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या हमारा जनरल मुद्दा क्या है इस लेसन को बनाने का, इस लेसन को पढ़ाने का, हम क्यों पढ़ा रहे हैं आरसीएम अप्रोच के थ्रू इंग्लिश का लेसन प्लान। तो हमारा मेन जो मकसद है वो है कि हम बच्चों को फुल नॉलेज प्रोवाइड कर पाएँ प्रोज पैसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, और कौन सा प्रोज पैसेज, अ मैड टी पार्टी के रिगार्डिंग। ओके, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमने क्या लिखना होता है कि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए किसको, इस चैप्टर को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, मैड टी पार्ट। ठीक है, और अगर हम आरसीएम अप्रोच की बात करें तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन भी नोट डाउन कर सकते हो। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट वन, जो आरसीएम अप्रोच का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करें स्टेप है वो है ईबीओज़। ठीक है, एक्चुअल में इसे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में इनको ऑब्जेक्टिव लिखा गया और कुछ बुक्स में इसको आउटकम्स लिखा गया। ओके, अब क्या होते हैं हमारे ईबीओज़, पहले लेसन में भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ईबीओज़ में जैसे कि हमारा आरसीएम अप्रोच है, ठीक है, 3 स्टेप अप्रोच है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं 4 ऑब्जेक्टिव, फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप बताएं क्या क्या होता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, ये 4 हमारे रहते हैं आरसीएम अप्रोच के अंडर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुल करने के लिए हमारे पास 17 मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं। उन 17 मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ करके हम इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकते हैं। वो 17 मेंटल एबिलिटीज़ कौन सी होती हैं वो मैं इस लेसन में आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको आरसीएम अप्रोच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फुल वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। तो मैं आरसीएम अप्रोच और हर्बार्सन अप्रोच के ऊपर डिटेल में एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। फिलहाल ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप अपने फाइनल टीपी अच्छे से कर पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो ईबीओस की बात करें, नॉर्मली मैंने आपको 4 बताया कि 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो 4 के 4 ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल नहीं हो सकते हर किसी चैप्टर में। तो नॉर्मली 3 ईबीओस आपने बनाने होते हैं, सिंपली नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, एप्लीकेशन का। क्रिएटिविटी का ईबीओ हर किसी में नहीं बन सकता। अब नॉलेज का ईबीओ कैसे बना सकते हैं कि स्टूडेंट कोई भी जो आपका टॉपिक है उसमें कोई डेफिनेशन को रिकॉल कर पा रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ लर्नर विल बी एबल टू रिकॉल द मेन इवेंट्स, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स एंड द डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज आइटम। तो ये मतलब स्टूडेंट कोई भी चीज़ को रिकॉल कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नॉलेज वाला ईबीओ है वो फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो इसका मतलब हमारा नॉलेज वाला ईबीओ क्या हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है। ओके, गॉट इट। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो अगर स्टूडेंट कोई भी एग्जांपल दे पा रहा है उस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला ईबीओ भी क्या हो रहा है, फुलफ़िल हो रहा है। तो इसी तरीके से आप 3 से 4 क्या कर लेंगे, अपने ईबीओ बना लेंगे। तो अगर आपको फिर भी ईबीओ में समझ नहीं आ रही तो आप एक बार क्या कर लें, अपना आरसीएम अप्रोच की मेंटल एबिलिटीज़ को रिवाइज़ कर लें, तो आपको आराम से ईबीओ बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको आरसीएम अप्रोच के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना के दे देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आ जाता है हमारे इनपुट के अंडर, वो आ जाता है हमारा टीचिंग एड्स। आप कौन कौन से टीचिंग एड का यूज़ करने जा रहे हो अपने लेसन में, जैसे कि चाक हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, आप कोई मॉडल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जितने भी टीचिंग एड का आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपने टीचिंग एड में नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है, जो है कौन सा स्टेप, हमारा इनपुट वाला स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो स्टेप नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारा प्रोसेस का। मतलब इनपुट की बात करें तो इनपुट वाला काम आपने अपने घर पे बैठ के कर लिया, ठीक है, घर पे बैठ के सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोसेस, जो हमने क्लासरूम में जाके करना होता है, ठीक है। जब भी आप क्लासरूम में एंटर करेंगे सबसे पहला काम जो अपने करना है वो है मोटिवेशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो हर कोई बच्चा कोई तो बातें कर रहा है, कोई कहीं की सोच लेके बैठा होगा, तो कोई कहीं की सोच लेके बैठा होगा। डायरेक्टली हम उनके पढ़ाने चले जाएंगे तो वो बच्चा अच्छे से नॉलेज को गेन नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे पहला काम हमने करना है, हमने बच्चों को मोटिवेट करना है। मोटिवेट कैसे करना, हमने जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर के रिगार्डिंग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कर लें, अब ये नहीं है कि जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो तो आप उसी चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चन कर लो, नहीं, उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने। जैसे हम अमेरिटी पार्टी पढ़ाने जा रहे हैं तो हम अमेरिटी पार्टी पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जैसे डू यू लाइक पार्टी, स्टूडेंट यस या नो में आंसर कर देगा, तो इससे उससे पता चलेगा पार्टी क्या चीज़ होती है। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी हैव यू अटेंडेड, आप स्टूडेंट से पूछ लेंगे आपने किस तरीके की पार्टी को अटेंड किया। स्टूडेंट मैरिज बोल सकता है, बर्थडे बोल सकता है, फेयरवेल बोल सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस करके आप बच्चों को मोटिवेट करोगे। और फाइनली आप बच्चों से पूछ लोगे, हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ मैड टी पार्टी, कि आपने कभी अ मैड टी पार्टी के बारे में सुना, तो उसने नहीं सुना होगा क्योंकि आप ये चैप्टर उसको फर्स्ट टाइम पढ़ाने जा रहे हो उस क्लास में। तो जब उसने उसका आंसर नो हो जाएगा तो आप तब क्या करोगे, अपना टॉपिक अनाउंस कर दोगे। ओके, गॉट इट। अपना टॉपिक अनाउंस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा हमारी प्रेजेंटेशन। ये आपको दिख रही होगी, आप मैड टी पार्टी, बहुत सारे लोग यहाँ पे, लोग तो नहीं हैं, जानवर हैं, पार्टी कर रहे हैं। ओके, तो जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे बनता है सॉरी, प्रेजेंटेशन में जो पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्यूपल टीचर एक्टिविटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्यूपल्स एक्टिविटी या स्टूडेंट्स एक्टिविटी। थर्ड वन आ जाता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी। ओके, तो पीपल टीचर एक्टिविटी की बात करें, एसएसटी का या साइंस का लेसन अलग से बनता है, इंग्लिश का अलग से बनता है। जो इंग्लिश का हमारा पहला स्टेप रहता है वो रहता है हमारा मॉडल रीडिंग। आपने क्या करना है, सबसे पहले उस जो चैप्टर पढ़ा रहे हो उस चैप्टर को खुद से रीड करना है, उसे कहते हैं मॉडल रीडिंग विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। आपकी प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल रीडिंग बच्चों से करवा लेंगे। जैसे आपने कोई 1-2 पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद आप बच्चों को टर्न बाय टर्न खड़े करके बोलोगे कि हाँ जी ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टर्न बाय टर्न इस जो पैराग्राफ है इसको रीड करेंगे। तो जो बच्चा रीड करेगा आप उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे, अगर किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस गलत कर रहा है तो आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को सही करेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप जो इसमें रह जाएगा हमारा वो रह जाएगा यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स। में थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि लेसन प्लान बहुत लंबा है। तो अगर आपको कहीं से कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है वो रहता है यूज़ ऑफ न्यू वर्ड। तो हमने न्यू वर्ड का यूज़ कैसे करना होता है ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर में जो भी नए वर्ड्स मिल जाएंगे आप बच्चों से पूछ लेंगे, हाँ जी बताएं आपको क्या क्या इसमें नया लगा। उन्होंने न्यू वर्ड्स बता दिए तो आपने न्यू वर्ड्स का मीनिंग बताते हैं, नहीं, आपने क्या करना है, जब भी बच्चा आपको न्यू वर्ड बताएगा आपने उस न्यू वर्ड को सबसे पहले तो बोर्ड पे लिख लेना है, ठीक है। बोर्ड पे लिखने के बाद आपने क्या करना है, कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी एग्जांपल्स बच्चे को प्रोवाइड करनी है। फ्लैश कार्ड का यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड के बिना आप बच्चों को मीनिंग नहीं करवा सकते अकॉर्डिंग टू आरसीएम अप्रोच। आरसीएम अप्रोच कहता है आपने कुछ कंडीशंस लगाई हैं आरसीएम अप्रोच ने कि आप कुछ एग्जांपल करवा सकते हो, कोई एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हो, तब जाके आपने क्या करना है, बच्चों को वर्ड मीनिंग
पढ़ाने हैं। ओके, आप नॉर्मली नहीं उनको वर्ड का मीनिंग बता सकते, तो आप कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों के साथ, ठीक है। वर्ड मीनिंग करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रह जाएगा वो रह जाएगा आपका लैंग्वेज आइटम्स। तो आप लैंग्वेज आइटम क्या होता है, लैंग्वेज आइटम में आप कोई भी ग्रामर बच्चों को पढ़ा सकते हो, जैसे आर्टिकल पढ़ा लें आप नॉन पढ़ा लें, आप प्रोनाउन पढ़ा लें, जो भी चीज़ आपको लगता है कि इस चैप्टर से अच्छे से निकल सकती है। नॉन कैसे निकलेगा, जैसे आपने वो टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में किसी पर्सन का नाम आ गया, आपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। प्लेस का नाम आ गया, आपने उसको भी बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया या फिर किसी जगह का नाम आ गया, ठीक है, किसी चीज़ का नाम आ गया, तो आपने वो सारी चीज़ें जब बोर्ड पे नोट डाउन कर ली, तो आपने बच्चों को कहना है, देखो बच्चों, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड एज नाउन। तो बच्चों को एग्जांपल भी मिल गई कि हाँ जी, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो उसे क्या बोला जाता है, नाउन बोला जाता है। ऐसे करके आप क्या करोगे, बच्चों को लैंग्वेज आइटम करवाओगे। लैंग्वेज आइटम करवाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप चले जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, बच्चों से साइलेंट रीडिंग करवा लेंगे। आप बच्चों को बोलेंगे चलो बच्चों आप साइलेंटली क्या करेंगे, इस टॉपिक को रीड करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा, अपना टॉपिक रीड कर लेगा, ठीक है। रीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आप करेगा, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी हमारे आरसीएम अप्रोच में, ठीक है। तो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, बच्चों से एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे रिगार्डिंग उस टॉपिक के, जैसे उस टॉपिक में आपने जो जो चीज़ें पढ़ाई होंगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग। हु वाज एलाइज, जैसे इस मैरिटी पार्टी में एलाइज किसी का नाम है, तो आप पूछ लेंगे बच्चों हु वाज एलाइज, तो बच्चा आपको आंसर कर पाएगा, इसलिए अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ाया तो बच्चा कहेगा यंग गर्ल, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोजर। क्लोजर में आप अपने टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करवा के बच्चों को इस टॉपिक को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। क्लोजर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा आउटपुट। इंपॉर्टेंट वन, RLOs। जैसे मैंने आपको EBOs बताया पीछे, यहाँ पे RLOs बता रहा हूँ, ओके। EBOs और RLOs में डिफरेंस क्या है ना, कि EBOs में जो आपने ऑब्जेक्टिव सोचे थे कि हाँ जी बच्चा मेरी डेफिनेशन को रिकॉल कर पाएगा, बच्चा मुझे एग्जांपल दे पाएगा, साइट एग्जांपल है ना, बच्चा किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, रिकॉल कर पाएगा, तो आपके EBOs जो है ना वो उसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं। जो आपने ऑब्जेक्टिव अपने सोचे हैं घर पे कि हाँ मैं ये वाले ऑब्जेक्टिव मेरे फुलफिल हो जाएंगे, तो उसी पे आपके क्या बनते हैं, रियल लर्निंग आउटकम्स बन जाते हैं, RLOs बन जाते हैं, ठीक है। RLOs में आप कोशिश करें ट्रू फॉल्स पूछने की बच्चों से, फिलअप्स पूछने की, डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछें। क्वेश्चन अपने कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में पूछ लिए, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं तो आप छोड़ दें क्वेश्चंस को, ठीक है। आप बच्चों से क्या करें, बच्चों से आप ट्रू फॉल्स या फिलअप्स की शेप में आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, किसमें, अपने RLOs में, ओके गॉट इट। तो हमारा जो लास्ट स्टेप इसमें रह जाता है वो रह जाते हैं हमारे होम असाइनमेंट। ये खत्म करने के बाद आप बच्चों को क्या बोलोगे, घर का काम करने के लिए दे दोगे, और घर का काम जो भी अपने होम असाइनमेंट देना वो क्या करना है, अपने बोर्ड में नोट डाउन करना है, क्योंकि अपने टीचिंग एड का अच्छे से यूज़ करना है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप वर्बली बच्चों को सारी चीज़ें बता रहे हो। तो आप कोशिश करें बच्चों को जो भी काम करवा रहे हैं, जो भी मीनिंग, लैंग्वेज आइटम, ठीक है, कोई भी चीज़ आप करवा रहे हैं तो आप बच्चों को वो बोर्ड पे करवाएं, ठीक है। तो इतना ही था आज का हमारा RCM अप्रोच। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर आप जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, और हमारे आने वाली वीडियोज़ का लिंक भी हम वहाँ पे शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और अपनी फाइनल TP पे अच्छे मार्क्स वो भी ले पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का वीडियो हमारा RCM अप्रोच के रिगार्डिंग। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो चुका है, ठीक है। उसमें हमने 2 टॉपिक्स आपको पढ़ाए, लेक्स ऑफ कश्मीर एंड लेक्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। अब उसी पे मैं MCQs लेके आ रहा हूँ, ठीक है। टॉप 20 MCQs रहेंगे हमारे किस पे, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। तो आप सारे के सारे लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहें, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप उस MCQs को भी अच्छे से देख सकें और आपके एग्ज़ाम्स में वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।